नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों आपको जो नोटिफिकेशन है ना वह जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसकी उत्पत्ति कब से कब तक मानी जाती है? 1900 से, 1910 से, 1937 से, या फिर 1947 से? तो दोस्तों बताइएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसकी उत्पत्ति यहाँ पर दोस्तों सन 1900 से मानी जाती है। यदि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की मतलब स्वतंत्र शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो और ऑप्शन में दोस्तों 1920 है, तो आप 1920 को भी लगा सकते हैं, राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो 1900 से मानी जाती है, याद रखना। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसके जनक कौन है? पावलव, जिन्होंने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, याद रखना। और दोस्तों एकमात्र ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको दोस्तों यहाँ पर जो कुत्ते की लार ग्रंथि है ना, उस पर प्रयोग करने पर सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वह पावलव हैं। उसके बाद दोस्तों थॉर्नडाइक या फिर पियाजे या फिर स्किनर। तो बताइएगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है ना, थॉर्नडाइक जी को माना जाता है। अब थॉर्नडाइक जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो थॉर्नडाइक जी है ना, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है दोस्तों? यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, आप समझ जाइएगा। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, और इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कितने दिए? सीखने के 3 नियम दिए हैं, और जो मतलब गौण नियम है ना, वह 5 दिए हैं। लेकिन हमको यहाँ पर जो मुख्य नियम है ना, उनको याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा कौन सा दोस्तों? यहाँ पर तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब यहाँ पर यह होता है कि मान लीजिए आप दोस्तों एक घोड़े को पानी पिलाना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि वह उसको प्यास नहीं लगेगी, वह तत्पर नहीं रहेगा, तो आप उसे तालाब पर भी ले जाएंगे या किसी भी सरोवर के पास भी ले जाएंगे, तो पानी आपके कहे अनुसार नहीं पिएगा जब तक कि वह तत्पर नहीं होगा। तो इसमें इसी प्रकार से बच्चा जो है ना, सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। तो यह थॉर्नडाइक का पहला नियम है। उसके बाद में दोस्तों थॉर्नडाइक का सेकंड नियम देख लेते हैं। यहाँ पर थॉर्नडाइक का सेकंड नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास से दोस्तों आप समझ गए होंगे, और वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरई आवत जात है ना सिल पर होत निशान। तो आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि यदि जो भी आपने सीखा हुआ ज्ञान है ना, उसका यदि आप पर्याप्त टाइम पर अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में स्थायी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? यहाँ पर प्रभाव का नियम है। अब प्रभाव का नियम क्या कहता है दोस्तों? प्रभाव का नियम मतलब ये है कि एक बच्चा है, उसने 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आया, ठीक है ना, 90% उसकी बन गई। उसके माता पिता ने उसको दोस्तों यहाँ पर साइकिल दिला दी। अब बच्चा क्या करेगा? 11th और 12th में काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाएगा उस पुरस्कार से कि वह ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट बनाएगा, मतलब फिर से टॉपर आएगा, तो उसके माता पिता उसे बाइक दिलाएंगे इस बार। तो मतलब इसमें पुरस्कार से रिलेटेड है ये वाला नियम। तो याद रखना दोस्तों, ये तीनों के तीनों नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पियाजे की, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पियाजे से जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया दोस्तों? यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपने 3 बच्चे थे उन पर ही प्रयोग किया। एक का नाम ल्यूसिन था, एक का नाम लॉरेंट था, और एक का और पता नहीं कुछ नाम था, ठीक है ना। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और दोस्तों यहाँ पर पियाजे की, बट दोस्तों जो बच्चों के नाम तो नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने आपके लिए बता दिए हैं। यहाँ पर वो दोस्तों पियाजे ने इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 4 स्टेज दी थी विकास की। कौन कौन सी हैं दोस्तों? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की संवेदीगामक अवस्था, उसके बाद 2 से लेकर 7 तक पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से लेकर 11 तक मूर्त संक्रियात्मक, और यहाँ पर 11 से 15 तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी थी। याद रखना, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर प्रयोग किया था, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? मतलब कि दोस्तों जो साइकोलॉजी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक,
जर्मन, लैटिन या फिर डच। तो दोस्तों जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले जो है ना लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई दोस्तों? यहाँ पर लैटिन भाषा से ही इसकी जो उत्पत्ति है ना वह हुई है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो दोस्तों यहाँ से परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट के, तो आप इनको भी याद रखना, ये एक तरह की परिभाषा ही है। मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? स्किनर, पियाजे, वॉटसन या फिर कोहलर। तो दोस्तों हम स्किनर और पियाजे के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कोहलर की। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ना, ये वॉटसन जी ने दी है, ठीक है ना। और जो वॉटसन जी है ना, इनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है ना। किसका जनक माना जाता है दोस्तों? व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है? वॉटसन जी को माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है कि जो व्यवहारवाद शब्द है, ठीक है ना, व्यवहारवाद जो शब्द है ना दोस्तों, ये सबसे पहले किसने दिया? अब व्यवहारवाद के जनक वॉटसन जी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो मतलब कि व्यवहारवाद वर्ड है ना, ये किसने दिया? वॉटसन जी ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया है दोस्तों? ये दिया है मैकडूगल जी ने। किसने दिया दोस्तों? मैकडूगल ने ये वाला शब्द दिया है, ठीक है ना। याद रखना व्यवहारवाद। और उसके बाद दोस्तों कोहलर की बात करेंगे, तो कोहलर जी ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और ये मतलब कि गेस्टल्टवाद के मतलब कि एक समर्थक रहे हैं। आगे देखेंगे, विकास शुरू होता है। तो दोस्तों जो विकास रहता है ना, वह कब से स्टार्ट हो जाता है? शेषावस्था से पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। तो दोस्तों जो विकास है ना, यह जन्म पूर्व मतलब जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है ना, तो वह स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शेषावस्था कब से कब तक की रहती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर दोस्तों इनकी अवधि अलग अलग मनोविज्ञानों के अनुसार दी गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम टोटली जो 4 अवस्थाएं हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 तक मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 6 से लेकर 11 तक हो जाएगी बाल्यावस्था, और 11 से लेकर यहाँ पर 18, 19, 20 तक हो जाएगी किशोर अवस्था। तो प्रसव पूर्व अवस्था है ना, इससे विकास जो है ना तब स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों विकास की प्रवृत्ति होती है। तो विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक होती है क्या? ऋणात्मक होती है? गुणात्मक होती है? फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। तो दोस्तों देखिएगा जो विकास है ना, ये सामने तो दिखता नहीं है, जैसे कि वृद्धि को हम देख सकते हैं, लंबाई बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विकास रहता है ना, हम इसको मतलब कि बाहरी रूप से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो प्रवृत्ति रहती है वह गुणात्मक होती है। कैसी होती है? गुणात्मक जो है ना, इसकी प्रवृत्ति होती है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, संतुलित भोजन में शामिल है। दोस्तों एक बच्चे के लिए जैसे ही वह जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो एक संतुलित भोजन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संतुलित भोजन उसको कहा जाता है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं, और 20 क्वेश्चन में से आपने कितने जो क्वेश्चन हैं ना आपके सही हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 माह में, 9 माह में, 6 माह में या फिर 2 माह में? तो दोस्तों एक बालक है, वह किस उम्र में आवाज़ को पहचानने लगता है? तो वह 2 माह के अंतर्गत जो है ना, वह आवाज़ को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? या यूं कहें, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, जो कि गेस्टल्टवाद के समर्थक हैं। पियाजे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और साथ ही में 3 नियम दिए हैं सीखने के, और मुख्य हैं जो कि, और गौण नियम 5 दिए हैं। सीखने के 3 नियम तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम और प्रभाव का नियम है। आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ना तो कोहलर होगा, ना पियाजे होगा, ना ही स्किनर होगा। तो इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। यहाँ पर प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक जी हैं, जिसको दोस्तों यहाँ पर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बिल्ली पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद देखेंगे कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ आंसर। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर। तो किसको मिला था? पावलव जी को मिला था, ठीक है ना। पावलव जी ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको दोस्तों सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे
किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे प्रसव काल अवस्था को, शैशव अवस्था को, किशोरावस्था को या फिर बाल्यावस्था को। तो बताइएगा किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बाल्यावस्था है ना, इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। सीधी सी बात है, 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र में जब एक बच्चा रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता है, तो मतलब कि वह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था को दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्कीनर, टर्मन, अल्फ्रेड बिने या फिर पियाजे। तो बताइएगा बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धि जो परीक्षण है ना, इसके जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर फ्री PDF नोट्स चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर आप उस पर क्लिक कीजिए और सीधे आप ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल यदि आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर आप AKS करियर एग्जाम स्टडी सर्च करेंगे ना, तो आपको ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, ठीक है ना, यहाँ पर ये इस प्रकार का लोगो बनो आ जाएगा। तो दोस्तों उस पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको इस प्रकार जो स्लाइड्स दिख रही हैं ना, इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो दोस्तों ब्रिजेश एक मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार जो उत्तेजना है, जो मतलब कि दोस्तों बच्चे में जन्म के समय उत्तेजना ही रहती है, वह किसका भाग रहता है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तेजना शारीरिक विकास का तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, और मानसिक विकास का भी नहीं है, बल्कि ये दोस्तों संवेगात्मक विकास का एक भाग है। ठीक है ना, ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना है ना दोस्तों, वह संवेगात्मक विकास का भाग है, याद रखना। आगे देखेंगे, स्कीनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानात्मकता, गेस्टल्टवाद, व्यवहारवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो स्कीनर ने, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ये जो है ना दोस्तों स्कीनर व्यवहारवाद के संप्रदाय, मतलब जो व्यवहारवाद संप्रदाय है ना, उसके जनक माने जाते हैं। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद संज्ञानात्मक के पियाजे वगैरह हैं। गेस्टल्टवाद के कोहलरकोफ का वर्दीमान है, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है ना, कोहलर ने किया था। तो याद रखना, जो स्कीनर ना अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किस काल को माना जाता है? बाल्यावस्था को दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था दोस्तों? यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। उसके बाद शेषावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों जीवन का जो सबसे कठिन काल है ना, वह किशोर अवस्था। कौन सा है दोस्तों? किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठोर काल कहा जाता है। क्यों, मतलब कठिन काल कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, समायोजन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अपने माता पिता से भी किसी बात को लेकर मतभेद होता रहता है। फ्यूचर के लिए सोचते हैं, अपनी शादी वगैरह के लिए सोचते हैं, मतलब सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर एक बच्चा जो है ना टेंशन में रहता है। तो यह जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बुक्स है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीटेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों? आपके ऑप्शन है पावलव, मैकडूगल, पियाजे या फिर स्कीनर। तो दोस्तों जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक है ना, इसके लेखक हैं मैकडूगल। कौन है दोस्तों? मैकडूगल को आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक माना जाता है। और दोस्तों इन्होंने इसी पुस्तक में जो है ना, मतलब कि जो व्यवहारवाद जो शब्द है ना, उसको दिया है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अभी हमने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक मैकडूगल को देखा। अब यहाँ पर देख लेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक कौन है? पावलव, मैकडूगल, पियाजे या फिर थॉर्नडाइक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक थॉर्नडाइक जी को माना जाता है। इनके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और दोस्तों सीटेट में भले ही नॉर्मल है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, जितने भी सीटेट एग्जाम होते हैं ना, उनमें जरूर से पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के जनक है ना, वह पियाजे जी को माना जाता है। ठीक है ना, याद रखना, जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और 4 स्टेज दी थी विकास की। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों जो शास्त्रीय अनुबंधन है ना, उसका सिद्धांत पावलव जी ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग करके, और जिस पर दोस्तों उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना, याद रखना। बाकी दोस्तों हम 3 मनोवैज्ञानिक हैं ना, थॉर्नडाइक, पियाजे, मैकडूगल, इनके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमपी टेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावलव, मैकडूगल, पियाजे या फिर प्लेटो। तो दोस्तों जो द रिपब्लिक नामक पुस्तक है ना, इसके लेखक जो है ना, वह प्लेटो हैं। कौन है दोस्तों? प्लेटो जो है ना, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, डी एनिमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावलव,
मैकडूगल, अरस्तु या फिर प्लेटो? तो दोस्तों प्लेटो ने तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक दी है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की है। पावलव जी ने दोस्तों शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत दिया, जिनको 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर नोबेल पुरस्कार मिला। और दोस्तों डी एनिमा के लेखक जो है ना, वह कौन है? तो वह हो जाएंगे अरस्तु जी, जिनको दोस्तों आगमन और निगमन विधि का जनक भी माना जाता है और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। दोस्तों डी एनिमा नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु जी हैं। गाइज हम लोगों ने मनोविज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है और दोस्तों इसी प्रकार से हम डेली के डेली यहाँ पर मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को करते जाएंगे, जिससे कि दोस्तों मनोविज्ञान के इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे कि आपके जो मनोविज्ञान है ना काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर पेडागोजी से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, बारीक से बारीक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको जो बेल आइकन है उसके ऑल के बटन पर सेट कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की स्लाइड्स में आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री दोस्तों, आपसे कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में।